दुबे जी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए। रविंद्र दुबे जी, अभी जो मशीनें खराब हो रही हैं, ना केवल महासमुंद बल्कि अलग अलग ऐसे बूथ हैं जहां पर मशीनें खराब हो रही हैं, इससे बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि उतना उत्साह लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नहीं होता कि जब एक बार मशीन खराब हो जाए या फिर अव्यवस्था देखने को मिले तो लोगों में उदासीनता भी आने लगती है। तो क्या इसका एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा मतदान फीसद में? देखिए, प्रारंभिक दौर जो होता है 7 से 9 का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सुबह से लोग जल्दी से अपने काम फुर्सत होकर पहले मतदान करते हैं, फिर अपने रूटीन में निकल जाते हैं जो रोजाना की दिनचर्या होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि पहले 2 घंटे में मतदान कर लें। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईवीएम की खराबी की खबरें आ रही है, उसी तरीके से खजुराहो की खबर आई है, दमोह से खबर आ रही है कि ईवीएम खराब हो गई है। पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान विधायक जयंत मलैया भी वहां नाराज हो गए दमोह में। इस तरीके की अनेक घटनाएं, सूचनाएं अभी मिल रही हैं। तो प्रारंभिक दौर में जिस तरीके से देखिए प्रशासन निर्वाचन आयोग बार बार दावा करता है कि ईवीएम की हमने जांच कर ली है, पूरी तरीके से टेस्टिंग कर ली है, और मतदान का जो दल होता है वो भी एक रात पहले वहां बूथों पर पहुंच जाता है और उसके बाद टेस्टिंग करता है। लेकिन जब सुबह चालू करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी सामने। देखिए, तकनीकी रूप से जो तकनीक है उसके बारे में नहीं कह सकता, मशीनरी है, लेकिन इसका प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है। वो ज्यादा देर तक उसे एक आध घंटे मशीन बदलने में लगेगा तो मतदाता जो होता है वो वापस लौट जाता है, और वो फिर लौट कर आएगा ये नहीं आएगा ये उसके ऊपर तय होता है। इसलिए जिस तरीके से मतदान की दल की कार्रवाई है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए और जल्दी से जल्दी लोगों से मतदान कराना चाहिए। देखिए, जो सुबह आ जाते हैं उनको लगता है कि सबसे पहले मतदान कर दें, और उसके बाद पूरे दिन भर जो उनको काम रहते हैं, रोजाना के काम रहते हैं, उसमें लग जाता है आदमी, आम दिनचर्या में लग जाता है। महिलाएं जो महिलाएं होती हैं वो अपने पहले वोट डालती हैं जाकर, उसके बाद जो उनका रूटीन का काम होता है, कामकाजी महिलाएं जो घर नहीं होती हैं, जिनका दफ्तर नहीं जाना होता है, वो तो वैसी देर से निकलती है। लेकिन जो गृह कार्य करती रहती हैं, घरों में अपने काम करती रहती हैं, तो जो महिलाएं हैं वो सबसे पहले सोचती हैं कि पहले वोट डाल दें, उसके बाद उनका दिन भर का काम रूटीन में सेट रहता है। तो महिलाएं भी ज्यादा वोट करने निकलती हैं। लेकिन यदि मशीन खराब होगी तो ये मतदाता ज्यादा देर इंतजार नहीं करता और वो वापस चला जाता है, उसे वापस बूथ में लाना बड़ा कठिन काम है। तो मतदान भी इससे प्रभावित हो सकता है। अच्छा रविंद्र जी, जब हमने खबर दिखाई उससे पहले मैं कांकेर जैसी सीट की बात कर रही थी, राजनांदगांव जैसी सीट की बात कर रही थी। कांकेर वो सीट जो 1999 से कांग्रेस का गढ़ रही है, ऐसी सीटों पर क्या कांग्रेस के लिए इस बार भी एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा में जाकर 400 पार के नारे की बात करते हैं, दूसरी तरफ INDIA गठबंधन है, लेकिन जो परंपरागत वोट बैंक है क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? दूसरी तरफ राजनांदगांव को लेकर भी मेरा सवाल है। राजनांदगांव चूंकि एक लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन 2009 के बाद ये फिर बीजेपी के खाते में आई। 2019 में फिर संतोष पांडे यहाँ पर उतरे और एक बार फिर से संतोष पांडे यहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी सीटों पर कोई फर्क नजर आएगा? किसी प्रकार का कोई चैलेंज या फिर मुकाबला? सबसे पहले कांकेर सीट को लेकर देखिए, अब ऐसा हो सकता है, ये अपन तो अनुमान ही लगा सकते हैं। जिन सीटों पर जो काबिज है वो लगातार ही काबिज रहने की परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए, 2019 का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। उस समय पुलवामा हुआ था, फिर उसके बाद बालाकोट में स्ट्राइक किया था, तो पूरे देश का एक मानस जो था वो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ा था और नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा मौका देने के मन से उसने वोट किया था। और उस दौर में भी यदि वो सीट कांकेर सीट यदि कांग्रेस के साथ खड़ी रही है तो आज हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कोई आकर्षक मुद्दा है जिसकी वजह से हम जब मतदाता घर से निकल के आए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जरूर 400 पार का नारा दिया, लेकिन क्या 400 पार के लायक कोई ऐसा मुद्दा है? देखिए, हम जो पहले दौर की वोटिंग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं उसमें 6% से ज्यादा की गिरावट आई है। तो इसका मतलब है कि कोई मुद्दे ऐसे नहीं है जो मतदाता को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करें, जैसा 2019 में हुआ था। 2019 का मुद्दा वाकई में एक अप्रत्याशित मुद्दा था, राष्ट्रवाद का मुद्दा था और लोगों ने निकल कर वोट किया था। 2014 में कांग्रेस के जो यूपीए की सरकार थी, उस 10 साल का जो कुशासन था, जिसको आरोप लग रहे थे उस कुशासन का कि वो बहुत तरीके से अच्छे से देश नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी नहीं संभाल पा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो उस तरीके से जनमानस खड़ा हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी एक नया उपहार बन के आए थे 2014 में। और जैसे ही उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम आया तो देश की जनता ने एक नया विकल्प देखा कि प्रधानमंत्री के रूप में एक नया विकल्प आएगा, एक नया सोच आएगी। उनका गुजरात मॉडल जिस तरीके से डेवलपमेंट का उसकी चर्चा थी, लोग उस बात में आ गए और एक हिंदू सम्राट के रूप में उनको प्रचारित किया है कि साहब हिंदू हृदय है, हिंदू सम्राट है। और इस तरीके से 2014 में लोगों ने घर से निकलकर वोट किया। लेकिन 2019 में देखिए, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 10 साल हो गए, देश की जनता जान चुकी है वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है। एक मानस जो है
एक बड़ा वर्ग है जो देश का मतदाताओं को, वो नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा सत्ता में देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, जब आप 10 साल किसी के साथ रहेंगे तो आप सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, सारे लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। देखिए कई जगह बेरोजगारी का मुद्दा है, कई जगह अच्छा, महंगाई का मुद्दा है। विपक्ष के मुद्दों पर हम आते हैं रविंद्र जी, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया कि उससे पहले पुलवामा का था, उरी अटैक का मुद्दा हो गया था, राष्ट्रहित से जुड़े हुए लोगों की भावनाएं हो गई थी और उसी माहौल को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के द्वारा की गई थी। लेकिन इस बार चूंकि आप ये कह रहे हैं कि बड़े मुद्दे नहीं है, ठीक चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हर जगह जितनी भी सभाएं विपक्ष के नेताओं की हुई हैं वहां पर इन्हें उठाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को लेकर नई समितियां, नई कमेटियां गठित की जाएंगी और नए सिरे से जांच होंगी। बड़े घोटालों का जिक्र यहां पर विपक्ष ने किया, तो क्या विपक्ष के उन मुद्दों का कोई असर धरातल पर, जमीनी स्तर पर होता हुआ नजर आएगा? देखिए विपक्ष अपने मुद्दे रख रहा है, सरकार अपने मुद्दे रख रही है। सॉरी, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो या अनुराग ठाकुर निकल रहे हैं, स्मृति ईरानी लगातार सभाएं कर रही हैं। तो जो लोग सभाएं कर रहे हैं वो अपने मुद्दे अपने तरीके से रख रहे हैं। अब जनता का मानस है, जनता किन मुद्दों को लेकर प्रभावित होती है ये उसका मानस है। लेकिन हम जिस तरीके से चर्चाएं सुन रहे हैं उसमें से एक बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी की सरकार को तीसरी बार मौका देने की पक्ष में है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि 2019 में जब पुलवामा और राष्ट्रवाद का मुद्दा था, तब नरेंद्र मोदी की सरकार को पूरे देश में लगभग 22 करोड़ वोट मिले थे। 90 करोड़ मतदाता 2019 में थे, उसमें से 60 करोड़ लोगों ने मतदान किया। 60 करोड़ में से 22 करोड़ मतदाता ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट किया था, और वो भी उस मुद्दे पर किया था जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 60 करोड़ में से जो लोग थे वो 40 करोड़ मतदाता ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था, उन्होंने क्षेत्रीय दलों को वोट किया था। कोई एनडीए के साथ था, कोई यूपीए के साथ था, कोई जैसे ममता बनर्जी है, बीजू पटनायक है उड़ीसा में, या तमिलनाडु में सरकार है, या वाईएसआर रेड्डी की सरकार है आंध्र प्रदेश में, इन सब को वोट किया था। तो देखिए जब वाईएसआर रेड्डी वहां 20 से ज्यादा सांसद उनके जीते थे, क्या कहते हैं, बीजू पटनायक की पार्टी है उड़ीसा में, बीजू जनता दल, उसको वोट मिला था, टीएमसी को मिला था बंगाल में। तो हम देखते हैं कि जहां जहां जो मजबूत था उसको वो वोट मिला था। क्या इंडिया गठबंधन के नाम पर इस बार सबसे बड़ा प्रयोग ये देखने को मिल रहा है, मिलेगा हम सबको? मतगणना के बाद हम सबको समीक्षा करना पड़ेगी, क्या ये वोट वाकई में का ध्रुवीकरण हुआ? सत्ता बनाम विपक्ष, जैसा कि हम कहते हैं कि 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए किया था, या राजीव गांधी को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा 1989 में बना था। तो क्या 2024 में भी इस तरीके का कोई विकल्प दे पा रहे हैं? देखिए गठबंधन का दौर तो 1989 से शुरू हुआ, उसके बाद यूपीए भी बना और फिर एनडीए भी बना। तो अलग अलग लोगों के, देखिए नरेंद्र मोदी भी आज अलग अलग। अच्छा रविंद्र जी, क्योंकि कुछ एक ऐसे वोट बैंक होता है या पूरा एक वोटर होता है जो परंपरागत तरीके से एक दल को वोट करता है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कोई विकास हुआ, कितने काम हुए हैं, कितने नए काम किए गए हैं, विश्वास अपने जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, उनको पूरा किया कि नहीं किया। उनके लिए एक परंपरागत वोट जो पीढ़ी दर पीढ़ी वोटिंग चली आ रही है, वो उसी पर बटन दबा देते हैं, उसी को वोट कर देते हैं। इस बार क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, या फिर जो वो परंपरागत वोटर है वो तो परंपरागत वोटर ही रहेगा? देखिए ट्रेडिशनल वोट कभी नहीं बदलता। भारतीय जनता पार्टी का वोट 35% से ज्यादा एक ट्रेडिशनल वोट बन गया। कहीं 40% है, कहीं 35% है, कहीं 38% है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट हिंदी बेल्ट में बन गया। कई जगह तो 50% तक हो गया। तो 50% वोट भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट हो चुका है, जो भाजपा को ही वोट करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज भी देखिए कांग्रेस के पास जो पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है, केंद्र में सरकार में नहीं है, प्रदेश में 20 साल से यहाँ जो मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं, अलग अलग राज्यों में वो कहीं 25-50 साल से नहीं, कहीं 20 साल से नहीं, कहीं 5 साल से नहीं, कहीं 10 साल, तो भी उसका वोट बैंक 35% से 30% के आसपास बना हुआ है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो फिक्स वोट हो चुका है वो लगभग 35% है, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है लगभग 35 से 40% के बीच का बना हुआ हिंदी बेल्ट में। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल, ये कहीं नहीं जाएगा, ये विचारधारा से जुड़ा हुआ वोट है,
आदमी को सुबह उठता है, उसे जिसको कमल छाप को देना है वो कमल छाप को देता है, जिसे पंजे को वोट करना पंजे को करता है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचार धारा से जुड़ा हुआ वोट है जो हमेशा से उसको करता आ रहा है। समाजवादी पार्टी का भी अपना वोट है, वामपंथियों का भी अपना वोट है। तो जो वोट है, चाहे किसी के पास 5% का वोट बैंक का है, किसी के पास 3% का वोट बैंक, इस बार जरूर कुछ इलाकों में, जैसे महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि दो धड़े बन गए। महाराष्ट्र में एक नरेंद्र मोदी के साथ एक शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, और विपक्ष में कांग्रेस के साथ, यदि कांग्रेस के साथ है तो बड़ी पार्टी के रूप में वहां शिवसेना काम कर रही है, उद्धव ठाकरे वाली। दूसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी काम कर रही, और तीसरा लोकसभा में यदि कांग्रेस ने सबसे कम सीटें वहां पर लेने की बात की है तो वहां पर उसका सबसे बड़ा सहयोगी दल बना इन सब का। तो वहां जो महाराष्ट्र के राजनीति का गणित है, ये हम सबको देखना पड़ेगा कि वोट में कितने तरीके से कन्वर्जन हुआ, वहां कैसे बदला। वहां देखिए वहां जय भीम का भी वोट है, वामपंथी पार्टियां, जिस तरीके से हम कहते हैं कि तमाम लोग हैं, वहां पर अगले पिछड़े की लड़ाई का भी वोट, अम्बेडकरवादी वोट भी है। तो इन सब की बातों को हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा रविंद्र दुबे जी, क्योंकि लगातार आप बड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, आपके समझ में, क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं और विश्लेषण भी हम लगातार कर रहे हैं, क्या कोई बड़ा मुद्दा राम मंदिर के अलावा बीजेपी और एनडीए इस बार क्रिएट कर पाया है, जैसे कि 2019 में करने की कोशिश की गई थी और बखूबी उसमें कारगर और सफल भी साबित हुए थे? क्या राम मंदिर के अलावा, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री कहीं पर भी गए हैं तो वो राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं, तो क्या राम मंदिर के अलावा अगर हम उसे छोड़ दें, अगर हम उसे भूल जाएं, इसके अलावा कोई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के बीच में प्रभाव रहा होगा? देखिए एक बड़ा विषय आता है जब हम लोगों से चर्चा करते हैं, गार्डन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, या बस में बैठते हैं, तो एक वर्ग है जो ये बात कहता है कि साहब नरेंद्र मोदी ने सड़कों का जाल बिछा दिया। ये बात वो कहते हैं जनता के बीच में, साहब सड़कों का जाल बिछा दिया। वो जो बात कहते हैं नरेंद्र मोदी ने एक डेवलपमेंट कर दिया, वो कहते हैं साहब पहले इतने स्कूल कॉलेज थे, या पर तमाम चीजें थी। लेकिन वही विपक्ष इस बात का आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो जो मुद्दे हैं, जिन बातों को प्रचार कर रहे हैं, वो किन के लिए है? क्या एयरपोर्ट से आम आदमी जाता है? नहीं जाता। उनका कहना वंदे भारत आदमी से जो महंगा किराया की एक आपका सब जगह ट्रेनें चल रही है, अपन सुबह जिन ट्रेनों की बात करते हैं, सामान्य ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें, जिनका किराया 600 रुपए से मैं मान के चलिए कहीं भोपाल पहुंच जाता है या रायपुर पहुंच जाता है 700 रुपए में, वही वंदे भारत में 1100 रुपए टिकट लगेगी या 1400 रुपए टिकट। तो वो 1400 रुपए देने वाला आदमी कितना है, ये वर्ग कितना है? खुद नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो 100 करोड़ रुपए रोज कमाने वाले जो लोग हैं वो 80 करोड़ के आसपास है। जो 100 करोड़ रुपए रोज नहीं कमा पा रहे थे, तो हमारी सरकार उनको मुफ्त में राशन दे रही है। इसका मतलब है कि इस देश में अभी भी 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। तो क्या जो व्यवस्थाएं हो रही है ये समान अधिकार के साथ हो रही है, समान से हो रही है, का बंटवारा हो रहा है? देखिए अच्छी एयरपोर्ट होंगे तो उसमें कौन लोग चलेंगे? हम कहते हैं डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हवाई जहाज होगा तो बिजनेस आएगा, व्यापार आएगा, तमाम इंडस्ट्री के लोग आएंगे और उस शहरों में छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाएंगे। यदि अच्छी ट्रेनें होंगी तो बाहर से लोग आने जाने का सुविधाएं होंगी। लेकिन क्या वाकई में इन ट्रेनों में वो व्यापार हो पा रहा है? या वंदे भारत ट्रेनों का जो चल रही है उसका ऑक्यूपेशन कितना है, कितना उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? लोग ये क्या बताते हैं, रेलवे के अधिकारी खुद बताते हैं कि वंदे भारत ट्रेनों, कुछ ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो 80% ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें ऑक्यूपेशन सीट पूरी फुली नहीं हो पा रही। उसमें जो बर्थ जा रही है उसका जो रेवेन्यू का जो जनरेट होना चाहिए वो 20% के आसपास है। तो देखिए सड़क से यदि आदमी चलने वाला, कार लेकर चलने वाला है, तो उसे टोल टैक्स कितना देना पड़ रहा है? जो आदमी पहले 400 रुपए टोल टैक्स देता था, आज वो 1100 रुपए टोल टैक्स दे रहा है। इसका मतलब है जो कार से चलने वाला व्यक्ति है उसका पेइंग कैपेसिटी बड़ी है, उसको अच्छी सुविधा मिल रही तो कार से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है। लेकिन कितने लोग उस तरीके से जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए विपक्ष इन बातों को उठा रहा है, लेकिन जनता के मन में अभी वो बातें नहीं आ रही। देखिए जनता के मन में आपने जैसा बोला राम मंदिर का मुद्दा, सनातन का मुद्दा, और इसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का छवि दिखती है, वो जिस तरीके से हिंदी बेल्ट में आती है और कांग्रेस पे अटैक करते हैं, उसके साथ साथ वो अल्पसंख्यकों पर अटैक करते हैं। वो खुल के नाम ले रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग ने उनके बयान को नोटिस भी लिया है। तो रविंद्र जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इन चुनावों में भी सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने प्रयास हैं
जिन्हें पूरा लगाते हुए जो तमाम विपक्षी दल हैं या फिर हर दल, चाहे हम एनडीए की बात कर ले, तमाम दिग्गज जो हैं वो अपनी सभाओं में नजर आए। आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, इन तमाम पहलुओं को लेकर आपने विश्लेषण और बड़े अच्छे तरीके से आपने व्याख्या की। रविंद्र दुबे जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसे